Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मृत्युंजय सिंह आज सिंधु नदी के अंतिम पार्ट को लेकर के उपस्थित हूँ, जिसका नाम है ब्यास और सतलज नदी। पूर्व के वीडियो में हमने सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी इन सब का विस्तृत वर्णन प्रदान कर दिया था और हमने यह भी बताया था कि चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो बारालाचाला दर्रे के समीप से उद्गमित होती है। और 2 पॉइंट बताया था कि जो रावी नदी है और जो ब्यास नदी है, ये दोनों के दोनों और रोहतांग दर्रे के समीप से निकलते हैं। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को अपने बिगिन करते हैं। यह देख लीजिए, जिन लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखा है रिकॉल करा देते हैं कि यह सिंधु नदी है। ITSZ अर्थात सिंधु सांगपो सिचर जोन से होकर प्रभावित होती है, जिसके नॉर्थ में ट्रांस हिमालय और साउथ में जास्कर श्रेणी थी। इसके अतिरिक्त कल के वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि चिनाब सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु की और झेलम और रावी इसकी सहायक नदियां हैं। आज हमें जिस नदी को पढ़ना है वह देखिए, वह है ब्यास, जो ब्यास कुंड से निकलती है और यह सतलज की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। और यह सतलज स्वयं ही किसकी सहायक नदी है? चिनाब की सहायक नदी है। इन्हीं के बारे में आज विस्तृत वर्णन करने जा रहे हैं। तो देखिए, ब्यास रिवर, जिस प्रकार हमने बताया था कि रावी नदी की उत्पत्ति स्रोत कहाँ है? रोहतांग दर्रा। ठीक उसी प्रकार ब्यास नदी की भी जो उत्पत्ति होती है वह रोहतांग पास के समीप से ही होती है और जिस कुंड से होती है उसे ब्यास कुंड कहा जाता है। और यह ब्यास नदी सतलज में आकर मिल जाती है और जहाँ मिलती है वहीं इस पर एक बैराज बनाया गया है जिसका नाम है हरिके बैराज। और यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जहाँ से बारंबार क्वेश्चन आया है इंदिरा गांधी नहर किस नदी पर अवस्थित है? तो देख लीजिए, सतलज नदी पर है। किसके समीप? हरिके बैराज के समीप, जहाँ ब्यास नदी सतलज से मिलती है। अब इसके आगे देखिए, ब्यास नदी संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जो फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो ब्यास नदी है वह कुल्लू घाटी से होकर प्रभावित करती है। हिमाचल प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण घाटियां हैं, कुल्लू और मनाली घाटी। आपके लिए एक प्रश्न है कि कुल्लू और मनाली कौन सी इसमें घाटी जो नॉर्थ में अर्थात उत्तर में कुल्लू है अथवा मनाली है? यह आपके लिए क्वेश्चन है। इसका आप जवाब कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अब यह ब्यास नदी मात्र एक ऐसी नदी है पंच नदियों में। पंच नदियाँ क्या थी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, 5 नदियाँ थी। इन 5 नदियों में केवल यही एकमात्र नदी है ब्यास, जो पूर्णतः और केवल भारत में प्रवाहित होती है। इसके अलावा अन्य जितनी भी नदियाँ हो भारत और पाकिस्तान दोनों में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो यह ब्यास नदी है। अब ब्यास अगर भूल जाइए कि केवल भारत में है कि नहीं, तो आजकल देखिए एक टीवी पे सीरियल बहुत फेमस चल रहा होगा, महाभारत चल रहा है, महाभारत। उस महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। ध्यान रखिएगा, इनका पूरा नाम था कृष्ण द्वैपायन व्यास, द्वैपायन वेद व्यास पूरा नाम था। हो सकता है क्योंकि रामायण महाभारत सीरियल पे चल रहा है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको कहीं टकराया जाए, तो ध्यान रखिएगा, इनका पूरा नाम था कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कृष्ण क्यों कहलाए? क्योंकि यह काले थे। द्वैपायन यह कहलाए क्योंकि व्यास जहाँ पैदा हुए थे एक द्वीप के समीप पैदा हुए थे। वेद इसलिए कि वो जानकार थे वेदों के, और व्यास इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी के ऊपर की मापने के कुछ सूत्रों से यह भी रिलेटेड थे। यह रहा सामान्य विवरण आपको वेद व्यास के बारे में। तो चलिए इसके आगे हम देखते हैं ब्यास नदी को लिखना कैसे है वो जान लें। ब्यास नदी भी, देखिए यहाँ ध्यान से लिखिए, भी पर अंडरलाइन है। ब्यास नदी भी क्यों? क्योंकि इसके पहले रावी नदी का भी बताया था हमने, उत्पत्ति स्रोत वही है। तो ब्यास नदी भी हिमाचल प्रदेश के बृहद हिमालय के रोहतांग दर्रे के पास से निकलने के बाद क्या करती है? धौलाधर और शिवालिक पर्वत को पार करने के बाद पंजाब हरियाणा के मैदान में प्रवेश करती है। यहाँ यह नदी तरन तारण, ध्यान रखिएगा, जो हरिके बैराज अभी दिखाया हूँ वह तरन तारण के समीप है। तो हरिके बैराज के पास सतलज नदी से जाकर के मिल जाती है। अब इसके आगे देखिए,
अब सतलज नदी से मिल गई, तो अब सतलज नदी को पढ़ लेते हैं। और ध्यान रखिएगा, सतलज नदी से बारंबार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक राकस है तिब्बत में, कैलाश पर्वत के समीप। कहाँ? कैलाश पर्वत के समीप। और इस कैलाश पर्वत के बारे में आपको एक पूर्व जानकारी दे चुका हूँ कि यह ट्रांस हिमालय का ही विस्तार है तिब्बत में, जिसे कैलाश रेंज के नाम से जानते हैं। तो तिब्बत में कैलाश पर्वत के समीप ही एक ताल है, जिस ताल का नाम है राकस ताल। इस राकस ताल से ही सतलज नदी की उत्पत्ति होती है। तो सतलज नदी का विस्तृत विवरण देख लीजिए। राकस ताल से निकलती है, यह रही आपकी कौन सी नदी है? सतलज नदी। और किस में मिल रही है? चेनाब में आपके सामने दिख रही है कि चेनाब में जाकर मिल रही है नदी। अब देखिए, इस सतलज की कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जहां से क्वेश्चन आएगा। ब्यास के बारे में हमने आपको अभी बता दिया, और सतलज स्वयं चेनाब की सहायक है। यहाँ भी आपको रटना नहीं, क्योंकि पूर्व का वीडियो आपने देखा होगा तो आसान होगा। अब देखिए, इसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदी है पारीचू नदी। देखिए, पारीचू नदी किसकी सहायक है? सतलज की, और सतलज के दाएं तट से मिलती है। और पारची की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी स्पीति। क्वेश्चन आपसे आ जाए, अभी तक क्वेश्चन नहीं आए हैं, लाहुल और स्पीति को लेकर के क्वेश्चन तो आ चुके हैं, लेकिन पारीचू आ जाए तो ध्यान रखिएगा, पारीचू और स्पीति किसकी सहायक नदियां हैं? सतलज नदी की। ठीक है। अब सामान्य विशेषता देखिए, यह जो सतलज नदी है किसी न किसी दर्रे से ही भारत में प्रवेश करेगी ना, तो वह दर्रा क्या है? सिपकीला है। देखिए, दो दर्रों के बीच सिपकीला जो दर्रा है, इसी के दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश कर रही है। अगर आपको याद हो, जब हमने सिंधु नदी पढ़ाया था तो वहाँ बताया था लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में जब सिंधु नदी प्रवेश करती है तो दो दर्रों के मध्य से होकर गुजरती है, जिसका नाम हमने बताया था चांगला और जाराला। याद है? नहीं होगा याद तो पूरे वीडियो को जाके देखिएगा। जिस प्रकार सिंधु नदी भारत में चांगला व जाराला दर्रे से होकर प्रवाहित होती है, उसी प्रकार सतलज नदी सिपकीला दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है। और आगे बढ़ते हुए यह भारत और पाकिस्तान के समीप और जो फजिल्का झील से होते हुए कहाँ पहुँचती है? पाकिस्तान में जाकर के चेनाब नदी से मिल जाती है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण सामान्य विशेषता देखिए, यह रूपनगर के पास पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। पंजाब हरियाणा का जो मैदान है वास्तव में रूपनगर के समीप, और रूपनगर ध्यान रखिएगा कागज उत्पादन के लिए फेमस है। अब सतलज नदी की कुल लंबाई, कई बार सतलज दे देगा, नर्मदा दे देगा, तापी दे देगा या यमुना दे देगा, इस प्रकार की नदियों को देगा, उसके लंबाई के कारण में डिसेंडिंग या असेंडिंग क्रम में पूछ सकता है। तो इसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई केवल 1050 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा। अब आगे, अब सतलज नदी को लिखना कैसे हो जान लीजिए। चीन में ट्रांस हिमालय की कैलाश पर्वत श्रृंखला में अवस्थित राकस ताल से निकलने के बाद तिब्बत के पठार से होते हुए हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रे से होकर प्रवेश करती है, जहां पारीची नदी इससे आकर मिलती है। याद है? अब पूछ दे सिपकीला, महत्वपूर्ण है ना सिपकीला, इसके पहले भी बता चुका हूं, तिब्बत को किन्नौर से जोड़ने वाला स्थान था सिपकीला। तो यह सिपकीला, यह देखिए जास्कर श्रेणी में अवस्थित है। हो सकता है पूछ ले कि लघु हिमालय में, बृहद हिमालय में या शिवालिक में, तो ध्यान रखिएगा यह जास्कर श्रेणी में अवस्थित है सिपकीला। अब इसके आगे आइए, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो बारंबार पूछे जाते हैं सतलज नदी से, वह है भाखड़ा नंगल बांध। सर्वाधिक यहाँ से क्वेश्चन पूछा है इससे कि भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो यह देखिएगा सतलज नदी पर, और यह सतलज नदी फिरोजपुर से फजिल्का के बीच भारत पाकिस्तान की सीमा होते हुए आगे बढ़ती है। अब यह रहा सामान्य परिचय। सिंधु और उसकी पांचों सहायक नदियों को आज आप पूर्णतः पढ़ चुके हैं। अब यह सिंधु और उसकी संपूर्ण सहायक नदियों को आपने अगर जान लिया, तो आने वाले समय में, यानी कि जो कल या परसों जो वीडियो आएगा वह पंजाब हरियाणा का मैदान से संबंधित होगा, जहां हम बारी दोआब, बिष्ट दोआब इत्यादि की चर्चा करेंगे। साथ ही भारत के जितने भी मैदान हैं वो तटीय मैदान हों, अथवा तटीय मैदान का मतलब क्या, जैसे कोरोमंडल तट है, मालाबार तट है, कनारा तट है, मंगलौर तट है, उत्तरी सरकार तट है, आंध्रा तट है, इसका सामान्य विवरण देंगे। और इसको अधिकांश हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारा फोकस बिंदु क्या होगा, विशेष करके उत्तरी भारत के मैदान को पढ़ना, जहां से बारंबार क्वेश्चन आता है। उसी क्रम में सबसे पहले हम पंजाब हरियाणा के मैदान को पढ़ेंगे, और सेकेंड क्रम में राजस्थान के मैदान, फिर गंगा के मैदान को पढ़ेंगे, जब ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा और निम्न गंगा का मैदान, और अंत में ब्रह्मपुत्र का मैदान। अगर हम ये सीक्वेंस पढ़ लें तो पर्वत पठार मैदान। यहाँ से सिंगल क्वेश्चन भी आपसे बाहर नहीं जाएंगे। एक निवेदन जरूर है, अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।